बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान आईआईटी जी एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेलकम बच्चों। तो आज की लेक्चर की शुरुआत हम लोग करेंगे सिज्विक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी से। तो आइए देखते हैं सिज्विक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी। अब कोवैलेंसी का मतलब आपको समझाया था। कोवैलेंसी क्या था? नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स अराउंड एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। तो किसी भी मॉलिक्यूल में कोई एक एटम के अराउंड जितने कोवैलेंट बॉन्ड बने होते हैं उसी को उस एटम की क्या बोलते थे? कोवैलेंसी, या सिंपली कह लो वैलेंसी। कोवैलेंसी बोले तो कोवैलेंट बॉन्ड के दौरान वैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी बोले तो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड के दौरान वैलेंसी। ठीक है। अब ये सिज्विक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी। तो सिज्विक एक साइंटिस्ट थे। जैसे लेविस और कोसेल ने ऑक्टेट रूल दिया था, कहा था कि जो एटम्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। क्योंकि अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके वो कैसे हो जाते थे? स्टेबल। अब हमने जब लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट पढ़ा तो देखा कि ऐसे भी कंपाउंड्स मिले जिनमें सेंट्रल एटम के ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो रहा था। ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग कहते थे सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स या एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स, या कहते थे हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स। तो लेविस और कोसेल के मुताबिक क्या था? ऑक्टेट रूल की बात हम लोग करते थे। अब सिज्विक साहब ने कहा कि ऑक्टेट का जो रूल है वो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सभी एलिमेंट्स के लिए। मतलब सिज्विक साहब ने ये कहा कि ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो ऑक्टेट के रूल को एक्सपेंड करेंगे। मतलब उनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है। लेकिन कैसे एलिमेंट की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है? तो ऐसे एलिमेंट्स की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है जो इधर थर्ड पीरियड के हों या उससे नीचे वाले पीरियड्स के हों। थर्ड पीरियड और उसके नीचे वाले पीरियड के एलिमेंट्स के लिए। अब थर्ड पीरियड के नीचे मींस फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवेंथ पीरियड। और उसका कुछ वजह हम लोगों ने देखा भी था कि इनफैक्ट जो एलिमेंट्स थर्ड पीरियड या उसके नीचे वाले पीरियड्स के होंगे उनके वैलेंस सेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स उपलब्ध होंगे। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के उपलब्ध होने के वजह से ये एलिमेंट्स एक्साइटेड स्टेट में अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए इन एलिमेंट्स की जो कोवैलेंसी है वो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है। तो आओ, बातों को मैंने एक्सप्लेन किया, स्टेटमेंट को लिख देते हैं। तो लिखो, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, it is not always necessary for an element to have its maximum covalency, its maximum
कोवैलेंसी इक्वल टू 4, इक्वल टू 4। In fact, elements of third period or below, third period or below can have their maximum covalency greater than 4, greater than 4 due to the presence of vacant d orbitals in their valence shell। नोट करके भी एक बात लिख लो, फिर चर्चा कर लेंगे। नोट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट elements cannot have their maximum covalency greater than 4 due to the absence of vacant d orbitals in their valence shell। तो यह स्टेटमेंट रहा। अब अभी एक्सप्लेन किया था, फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं और फिर एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो क्या लिखा मैंने यहां पे लिखा, इट इज ऑलवेज नेसेसरी, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर एन एलिमेंट to have its maximum covalency equal to 4। मतलब हर एलिमेंट के लिए यह हमेशा जरूरी नहीं है कि उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ही हो। मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 कहने का मतलब हुआ कि वो एलिमेंट हमेशा ज्यादा से ज्यादा 4 ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। यह हमेशा जरूरी नहीं, किसी भी एलिमेंट के लिए यह हमेशा जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा से ज्यादा 4 ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। अब आओ यहाँ पे थोड़ा और चर्चा करते हैं। 4 कोवैलेंट बॉन्ड की ही बात क्यों किया? क्योंकि 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा तो सर्टेनली उसका क्या कंप्लीट हो जाएगा? ऑक्टेट। बिकॉज एक कोवैलेंट बॉन्ड में 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड कहने का मतलब 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यही लिखा, it is not always necessary for an element to have its maximum covalency equal to 4। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई एलिमेंट अपना ऑक्टेट ही रख सकता है। लिखा कि in fact elements of third period
or below means 4th, 5th, 6th period can have their maximum covalency greater than 4. मतलब ये कि थर्ड पीरियड या उसके नीचे वाले पीरियड के एलिमेंट्स अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 से ज्यादा रख सकते हैं। इसका मतलब कि ये एलिमेंट किसी कंपाउंड में 4 से ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब है कि क्या होगा अगर 4 से ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे? तो सपोज करो कि कोई एलिमेंट 5 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है किसी कंपाउंड में, तो किसी कंपाउंड में अगर 5 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया तो एक कोवैलेंट बॉन्ड में कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे? 2 थे। तो 5 कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई? 10। वैसे ही कोई एलिमेंट अगर 6 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया तो 6 कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 हो गई, तो उस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वैसे ही अगर कोई एलिमेंट 7 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, किसी एलिमेंट की कोवैलेंसी कह दी है 7 है, मींस 7 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, और जब वो 7 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाया तो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 14। तो कहने का मतलब कि अगर कोई एलिमेंट 4 से ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, मींस उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से ज्यादा होगी। तो सिज्विक साहब ने यही बतलाया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सारे एलिमेंट ऑक्टेट रूल को फॉलो ही करें, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे जो ऑक्टेट को एक्सपेंड करेंगे, मींस उनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 से ज्यादा होगी। मतलब वो 5, 6, 7 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते, ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि कौन से एलिमेंट्स ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे एलिमेंट्स जो थर्ड पीरियड या उसके नीचे वाले पीरियड्स के हों, वही एलिमेंट सिर्फ अपने ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकते हैं, मींस अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी को 4 से ज्यादा रख सकते हैं। कौन? जो थर्ड पीरियड या उसके नीचे वाले पीरियड्स के हों। नीचे वाले कहने का मतलब बार बार मैं बोल रहा हूं 5वां, 6ठा, 7वां, लाइक सो। ठीक है। और क्यों कर सकते? तो उसका भी कारण बताया कि अगर एलिमेंट थर्ड पीरियड या उसके नीचे वाले पीरियड का है, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? उसमें 3 सेल थे, और 3 सेल अगर थे तो उसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा हुआ? थर्ड सेल। और आउटर मोस्ट सेल अगर थर्ड सेल हुआ तो थर्ड सेल में कौन कौन से सब सेल हैं? एस भी है, पी भी है, डी भी है। तो कहने का मतलब कि जो भी एलिमेंट थर्ड पीरियड या उसके नीचे का होगा, उसके वैलेंस सेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, और उसी वैकेंट डी ऑर्बिटल के अवेलेबल होने से होता क्या है कि एक्साइटेड स्टेट में ये एलिमेंट्स अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा सकते हैं। और वैलेंसी क्या सिखलाया था? वैलेंसी के बारे में कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते समय बतलाया था कि वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। तो अगर एलिमेंट थर्ड पीरियड या उसके नीचे का है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो एक्साइटेड स्टेट में अपने वैलेंस सेल के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के वजह से, अवेलेबल होने के वजह से एक एक करके अनपेयर्ड कर सकता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बढ़ा सकता है, और इसी वजह से उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है। लेकिन जब सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की बात होगी, तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स कभी भी अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकते। मतलब सेकेंड पीरियड के किसी भी एलिमेंट के लिए मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए कि सेकेंड पीरियड का है, मींस उसका वैलेंस सेल सेकेंड सेल है, और जब सेकेंड सेल वैलेंस सेल है बच्चों, तो उसमें एस और पी यही 2 सबसेल्स हैं, एस सबसेल एंड पी सबसेल।
अब एस सबसेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, पी सबसेल की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, तो सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट अपने वैलेंस सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 8 ही रख सकता है। इसीलिए कभी भी ना तो वो ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है और न ही कभी उसकी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है। आ गई बात समझ में? तो यही पूरी बात थी। सिज्विक के मुताबिक जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है किसी एलिमेंट की, वो डिपेंड कर रहा है उसके पीरियड नंबर पे। सेकेंड पीरियड की एलिमेंट अगर हो तो उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं हो रही, लेकिन एलिमेंट अगर थर्ड पीरियड या उसके नीचे का हो तो उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू सिज्विक, मैक्सिमम कोवैलेंसी किसी एलिमेंट की उसके पीरियड नंबर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो बस आपको एक बात याद रखनी है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स कभी भी अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके बैलेंस सेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं है। यह बात आप अच्छे से समझ गए। जबकि थर्ड पीरियड या उसके नीचे वाले पीरियड के एलिमेंट्स ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं, चूंकि उनके बैलेंस सेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल उपलब्ध हैं। मतलब थर्ड पीरियड एलिमेंट्स या उसके नीचे वाले पीरियड के एलिमेंट्स की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है। तो ये पूरा का पूरा आपको याद हो गया होगा। अब आओ कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। से सपोज करो मैंने यहां नाइट्रोजन लिखा। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर मालूम है 7, इसका वैलेंस सेल इसी लिख दिया। बॉक्स डायग्राम दिखा दे रहे हैं, ये 2s दिखाया, ये 2p दिखाया, 2s 2p। तो नाइट्रोजन का इसी क्या हुआ बोलो? 2s 2 2p 3। तो 2s में 2 है और 2p में 3 है। फुंड्स रूल के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2p में, तीनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये इसका ग्राउंड स्टेट हुआ। ग्राउंड स्टेट को कई बार बोल चुके, लोअर एनर्जी स्टेट, जिसमें आप किसी एलिमेंट का इसी लिखते हैं, वही उस एलिमेंट का ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। तो अब यहां पे आपने क्या देखा? नाइट्रोजन के पास बैलेंस सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। तो यहां लिख दिया मैंने UE फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स UES अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 3। देयरफॉर यहां पे लिख दिया कोवैलेंसी बोलो या वैलेंसी बोलो, एक ही बात है, इक्वल टू 3। अब कोई बच्चा ऐसे सोचता कि नाइट्रोजन के 2s में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, एक्साइटेड स्टेट में इसे हम अनपेयर्ड करें तो एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए एटम को बाहर से एनर्जी सप्लाई किया जाता है। जब बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वैलेंस सेल के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक करके अनपेयर्ड होते हैं। तो अब 2s वाला अनपेयर्ड होने के लिए कहां पे आएगा? 2p में। तो 2s से तो अनपेयर्ड हो गया, लेकिन 2p में तीनों p ऑर्बिटल्स में px py और pz, 3 p ऑर्बिटल्स बोले तो यही ना हुए। p सबसेल में जो 3 ऑर्बिटल्स थे, एक px था, दूसरा py था और तीसरा pz था। तो यहां से अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लाते हैं तो यहां से अनपेयर्ड होके इन तीनों में से किसी एक के साथ आएगा वो इलेक्ट्रॉन, और तब इन तीनों में से जिसके साथ आएगा वो कैसा हो जाएगा? पेयर्ड। तो मान लो यहां आया तो ये तो पेयर्ड हो गया। तो अब भी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? यहां से एक यहां चला आया तो इसमें एक अनपेयर्ड, एक 2, एक 3। अब समझ गए कि इसको एक्साइटेड स्टेट में लाने पर भी आप नाइट्रोजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को इंक्रीज नहीं कर सकते। इसीलिए नाइट्रोजन की कोवैलेंसी क्या हो गई? ऑलवेज 3। मतलब नाइट्रोजन का एक एटम हमेशा कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा? 3 कोवैलेंट बॉन्ड। आ गई बात समझ में?
अब आओ, इसी ग्रुप का दूसरा एलिमेंट ले लिया मैंने, फॉस्फोरस। तो आओ इसको देखें। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर कितनी हुई? 15। अब फॉस्फोरस की बैलेंस सेल इसी लिखो, तो 3s हो गया, 3s, 3p हो गया, 3d हो गया, 3s, 3p, 3d। अब यहां कोई सोच लेता कि सर 2d नहीं दिखा है, तो 2d तो होता ही नहीं है। सेकेंड सेल में 2 ही सब सेल थे, s और p, लेकिन थर्ड सेल में 3 सब सेल थे, s, p और d। तो 3s, 3p, 3d। अब फॉस्फोरस की आउटर सेल इसी सोचो, तो क्या था? नियॉन, 3s2, 3p3, तो 3s2 लिख दिया, 3p3 लिख दिया। ये अपना क्या हुआ बच्चों? ग्राउंड स्टेट इसी। तो फॉस्फोरस की ग्राउंड स्टेट जीएस लिख दिया, ग्राउंड स्टेट के लिए इसी लिखा गया। अब आप देख सकते हो कि ग्राउंड स्टेट में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 3। देयरफॉर इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? फॉस्फोरस की ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी हो गई 3। अब आओ, जब एक्साइटेड स्टेट में आओगे ES, तो क्या है? 3s वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। कहां अनपेयर्ड होगा? 3d में आके। तो एक्साइटेड स्टेट का हमने अरेंजमेंट को ऐसे दिखाया, ये 3s में 1 रहा, 3p में 3 हो गया, और 3d में 1 चला आया। ये कहां से आया? 3s वाला अनपेयर्ड होके 3d में आया। डन। 3s, 3p, 3d। तो अब यहां देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 5। देयरफॉर एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस की कोवैलेंसी कितनी हो गई? इक्वल्स टू 5। तो अब हमने ये सीखा कि फास्फोरस नाइट्रोजन वाले ग्रुप का ही है, सेकेंड मेंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। बस फर्क ये है कि नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट हुआ। तो नाइट्रोजन की एक ही कोवैलेंसी हुई, बस 3, जबकि फास्फोरस की दो कोवैलेंसी हुई, 3 भी और 5। 3 कब? ग्राउंड स्टेट में। मतलब जब फास्फोरस की कोवैलेंसी 3 होगी, तो और समझो 3 होगी तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड थे यही शेयरिंग में भाग लेंगे, और 3 कितने के साथ शेयर करेगा? दूसरे के 3 के साथ। तो ये 3 शेयरिंग के बाद कितना हो गया बच्चों? 3 कितने के साथ शेयर किया था? दूसरे के 3 के साथ। तो 3 + 3 6 हो गया, और 6 और ये 2 जो कि पेयर्ड है, कितना हो गया? 8 हो जाएगा। तो जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, मतलब साझेदारी में यूज होंगे, शेयरिंग में यूज होंगे, तो ये 3 + 3 6 हो जाएंगे। 3 + 3 जो बोल रहे हैं उसको ठीक से समझ लो, ये 3 इसका अपना, और जिसके साथ ये शेयर करेगा उसका 3। तो वही 3 + 3 मिलके 6 हो गया, और ये 2 जो शेयर्ड वाला है वो तो भाग ले नहीं रहा, तो लोन पेयर बचा रहेगा। तो 6 + 2 क्या हो जाएगा? 8। ऑक्टेट पूरा हो गया। अब यहाँ पांचों अनपेयर्ड हो गए एक्साइटेड स्टेट में, तो ये पांचों बॉन्ड बनाएगा, पांचों शेयरिंग में भाग लेगा, और ये 5 दूसरे के कितने के साथ शेयर करेगा? 5 के साथ। तो 5 + 5 बोलो कितना हो गया? 10। मतलब फास्फोरस की कोवैलेंसी जब 5 होगी तो ऑक्टेट एक्सपैंड होगा, जैसा कि हमने PCl 5 में देखा था। तो सिजविक ने कहा कि यह गलत नहीं है, फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट में अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। डन। अब आओ, एक एग्जांपल लिया मैंने यहां पे, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 हुई, ग्राउंड स्टेट इसी लिखा,
2s2 2p4, टू एस टू पी, 2s2 2p4 हो गया। तो देखो ऑक्सीजन के ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2, और जब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, कोवैलेंसी इक्वल्स टू 2। तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 आई। अब देखो कि 2 कोवैलेंसी का मतलब ऑक्सीजन का एक एटम 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब बच्चे में जैसे क्लास 8 में आप याद करते होंगे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। क्यों 2 होती है, उसका रीजन आप आज यहां आके समझे कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में चूंकि 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसकी कोवैलेंसी 2 होती है। और इसको फर्दर समझना चाहते तो ऐसे सोचो कि ये जो 2 है वो दूसरे के कितने इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, अपना 2 ऑक्सीजन लगाएगा शेयरिंग में तो दूसरे का भी 2 मिलेगा उसे, नहीं तो 2 और 2 शेयरिंग के बाद कितना हो जाएगा 4। और ये कैसा है पेयर्ड, ये कैसा है पेयर्ड, तो ये तो बॉन्ड बनाने में भाग लेगा नहीं, ये बचा रहेगा लोन पेयर के फॉर्म में। तो ये शेयर करके 4 हो गया था, ये 2 6 और ये 2 8। तो ऑक्सीजन का एक एटम जब 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उसकी ऑक्टेट भी पूरी हो जाएगी। और इसीलिए तो कहते थे कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती 2। अब समझ गया होगा। अब आओ इसी ग्रुप का दूसरा एलिमेंट लेता हूं सल्फर। तो सल्फर की एटॉमिक नंबर कितनी है 16। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे इसी, तो नियॉन होगा 3s2 3p4। तो लिखो 3s 3p, 3d भी है सल्फर के पास, क्योंकि थर्ड पीरियड का है तो 3d ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, लेकिन कैसे हैं वैकेंट है। तो अब यहां लिख दो 3s, ये लिख दो 3p। 3s में इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास 2 था, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो। ये सल्फर का ग्राउंड स्टेट इसी हुआ बच्चों, ग्राउंड स्टेट। तुम देख सकते हो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। तो जब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, कोवैलेंसी इक्वल्स टू 2। तो जैसा ऑक्सीजन का था वैसा ही सल्फर का भी ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी 2 हुई। और 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग करेगा तो शेयरिंग करके 2 + 2 4, 2 6 और 2 8। मतलब ये दोनों बॉन्ड बनाएगा, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर। तो ग्राउंड स्टेट में सल्फर जब बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्टेट पूरा करेगा। अब देखो चूंकि यहाँ वैकेंट डी है, ये किसको दिखाए हो 3d को। अब जब एक्साइटेड स्टेट में सल्फर आएगा तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता, वैलेंस शेल के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक करके अनपेयर्ड होंगे। तो पहले ये सोचो कि सल्फर के पास कहां कहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3s में भी है और 3p में भी है, दिखा तुम्हें। तो अब पहली सवाल ये है कि पहले कहां से अनपेयर्ड होगा, 3s से अनपेयर्ड होगा या 3p से अनपेयर्ड होगा, और अनपेयर्ड होके जाएगा कहां, कहां अनपेयर्ड होने के लिए जाएगा, तो 3s से भी 3d में ही जाएगा और 3p से भी 3d में भी 3d में ही आएगा, ठीक है। अब कोई कहता कि ऑक्सीजन में क्यों नहीं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड किए, तो यहां कहते कि देखो ऑक्सीजन में पेयर्ड तो है 2s और 2p दोनों जगह, लेकिन ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल वैलेंस शेल में अवेलेबल नहीं है। सो ये एक्साइटेड स्टेट में ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए ऑक्सीजन की कोवैलेंसी हमेशा कितनी रहेगी 2 ही रहेगी। बट सल्फर की एक्साइटेड स्टेट में लाएंगे तो
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करने के लिए 3d ऑर्बिटल यहां अवेलेबल है और इसीलिए इसकी कोवैलेंसी 2 के अलावा कुछ और भी होगी। अब हम लोग इस चर्चा पे आ पहुंचे थे कि पहले कहां से अनपेयर्ड होगा, 3s से या 3p से। तो पहले ये तय कर लिए कि अनपेयर्ड होने के लिए जा कहां रहा, 3p से भी 3d में ही आएगा और 3s से भी 3d में ही आएगा। अब ये सोचो कि एनर्जी गैप कहां कम है, तो तुम्हें पहले एनर्जी ऑर्डर इनका मालूम है, 3s लेस देन 3p लेस देन 3d। 3d की एनर्जी सबसे ज्यादा और 3s की एनर्जी सबसे कम। तो अब सोचो कि 3s से 3d का एनर्जी डिफरेंस कम है या 3p से 3d का एनर्जी डिफरेंस कम है। तो सर्टेनली 3p से 3d की एनर्जी डिफरेंस कम है। तो जब 3s से 3d की एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है और 3p से 3d की एनर्जी डिफरेंस कम है, तो पहले कहां वाला अनपेयर्ड होगा, कम एनर्जी देने पे कौन अनपेयर्ड हो जाएगा, 3s वाला 3d में जाएगा या 3p वाला 3d में जाएगा। तो सर्टेनली तुम आंसर करोगे कि 3p वाला, क्योंकि यहां जो डिफरेंस है एनर्जी का वो 3s 3d के डिफरेंस के रिस्पेक्ट में कम है। तो पहले यहां से अनपेयर्ड होगा, इसको कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो आओ यहां लिखें फर्स्ट ES फॉर एक्साइटेड स्टेट। तो 3s वाला तो पेयर्ड ही रहा, 3p वाला पहले अनपेयर्ड हुआ और अनपेयर्ड होके 3p से एक चला आया 3d में, यहां दिखा दो। और अभी देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए बच्चों, 4। तो यहां लिख भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 4। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गया तो कोवैलेंसी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सल्फर की कितनी हो गई, 4। और समझो कोवैलेंसी 4 का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सल्फर का एक एटम 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा मतलब ये अपने इन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो आफ्टर शेयरिंग ये 4 और 4 कितने हो गए, 8, और ये 2 बचा हुआ, तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में हो जाएंगे। समझ गया होगा। तो हमने ये समझा कि सल्फर की कोवैलेंसी जब 4 होगी तो पहली बात कि वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगी और उस वक्त इसके ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो चुका होगा। मतलब जब सल्फर की कोवैलेंसी 4 होगी तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 हो जाएगी। राइट। अब आओ, अभी भी यहां 3s में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और 3d अभी भी खाली है, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आएगा सेकेंड ES, और सेकेंड ES में 3s से 3d में अनपेयर्ड हुआ, तो ये 3s, ये 3p, में जैसा था वैसा ही है। ये रहा तुम्हारा 3d, पहले से एक था, अब एक 3s वाला भी अनपेयर्ड होके यहां चला आया, और तब इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बच्चों, 6, और तब सल्फर की कोवैलेंसी कितनी हो गई, 6। तो अभी आके हमको क्लियर हुआ कि सल्फर की ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी 2 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की कोवैलेंसी 4 है और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की कोवैलेंसी 6 है। तो सल्फर की कोवैलेंसी 2 भी होगी, 4 भी होगी, 6 भी होगी। जब 2 होगी तो सल्फर अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, जब 4 और 6 होगी तो सल्फर ऑक्टेट को एक्सपैंड करेगा। 4 रहने पे 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा वैलेंस सेल में, और जब ये सभी 6 शेयरिंग करेंगे, सभी 6 अनपेयर्ड हो गए, ये सभी शेयरिंग करेंगे, तो 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। आ गई बात समझ में। तो ऑक्सीजन सल्फर दोनों सेम ग्रुप का है, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी हमेशा 2,
लेकिन सल्फर की कोवैलेंसी 2 भी, 4 भी, 6 भी। जब 2 होगा तो ऑक्टेट पूरा करेगा, जब 4 और 6 होगा तो ऑक्टेट को एक्सपेंड करेगा, राइट। अब आओ, एग्जाम्पल लिया फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर कितनी हो गई? 9। अब इसकी ईसी लिख लो, वैलेंस सेल ईसी, तो 2s2 2p5, 2s लिख दिया, 2p लिख दिया, 2s में 2, 2p में 5। तो ये फ्लोरीन की वैलेंस सेल ईसी हो गई। अब यहां से देखो, यहां तो अनपेयर्ड है नहीं, 2p में एक अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 1। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया तो फ्लोरीन की कोवैलेंसी क्या हो गई बच्चों? 1। अब देखो, क्या एक्साइटेड स्टेट में लाने से इसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके पास वैलेंस सेल में वैकेंट ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं है। तो फ्लोरीन चाहे किसी के साथ भी कंपाउंड बनाए, इसकी कोवैलेंसी या यूं बोलो वैलेंसी हमेशा क्या होगी? 1। मतलब फ्लोरीन का एक एटम एक ही कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, चाहे वो किसी भी एलिमेंट के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन करता हो, ठीक है। इसीलिए तो पढ़े थे कि फ्लोरीन को कभी भी आप सेंट्रल एटम नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी कोवैलेंसी हमेशा कितनी होगी? 1। और कोवैलेंसी 1 होने से ये एक से ज्यादा एटम के साथ लिंक्ड नहीं हो सकता, जबकि जिसे सेंट्रल एटम होना है that has to be linked with more than one atoms। तो इसीलिए फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। अब यहां से देखो बच्चों, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड था ये शेयर हो गया, बॉन्ड बना लिया, तो बॉन्ड बना के ये कितना हो गया? 2। 1 अपना, दूसरे के साथ शेयरिंग किया 1 का, तो 1 + 1 2, 2 के बाद ये 2 4, 2 6 और 2 8। एक बॉन्ड बना करके इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई। अब आओ, इसी ग्रुप का दूसरा एलिमेंट लिया, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। इसका आउटर सेल इसी सोचो, और नियॉन हुआ 3s2 3p5, तो 3s2 3p5, नियॉन 3s2 3p5 हो गया। यहाँ 3d भी है, वैकेंट है, तो 3d को दिखा लो, 3s 3p 3d, डन। अब देखो, ये ग्राउंड स्टेट इसी लिखे हो, GS लिख दिया, ग्राउंड स्टेट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में कितना हुआ? 1। तो चूंकि ग्राउंड स्टेट में इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी 1 हुई, और जब कोवैलेंसी 1 हुई तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा। ये एक जो अनपेयर्ड था वो शेयरिंग करके 2 हो गया, और ये 6 बचा हुआ, 2 2 4, 2 6 और 2 8, तो ऑक्टेट पूरा किया। अब आओ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट ES में देखो, ध्यान दो, यहाँ 3s में भी पेयर्ड है, 3p में भी 2 ऑर्बिटल्स में पेयर्ड है, यहां भी पेयर्ड है, यहां भी पेयर्ड है। और एक्साइटेड स्टेट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक करके अनपेयर्ड होंगे, और पहले कहां से होगा ये सीख चुके, 3p से अनपेयर्ड होके 3d में जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3p 3d की एनर्जी गैप कम है कंपेयर्ड टू 3s 3d, ठीक है। तो अब आ जाओ, 3p से पहले अनपेयर्ड कर लो, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में EC हमने लिख दिया लाइक दिस, यहां से अनपेयर्ड कर दिया, एक 3D में चला आया। तो अभी देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बच्चों? 3।
तो लिख दिया यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 3। तो क्लोरीन की एक और कोवैलेंसी मिली आपको 3। अब आओ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड यस, ये रहा 3s, फिर 3p से अनपेयर्ड किया, तो यहां से चला आया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 5, तो कोवैलेंसी हो गई 5। अबाउट थर्ड एक्साइटेड स्टेट, अब 3s से 3d में अनपेयर्ड कर रहे हैं, तो ये 3s हो गया, ये 3p हो गया और ये 3d हो गया। तो अब देख लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 + 3 4, 4 + 3 7, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 7। तो कोवैलेंसी कितनी हो गई 7, CO भी कोवैलेंसी, CO भी डॉट। तो क्लोरीन की कोवैलेंसी क्या क्या देखा हम लोगों ने, ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी 1 जिसमें ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंसी 3 भी, 5 भी, 7 भी, ठीक है। और जब कोवैलेंसी क्लोरीन की 3, 5, 7 होगी तो ऑक्टेट को एक्सपैंड करेगा। नाउ इसी ग्रुप का नेक्स्ट एलिमेंट लो, ब्रोमीन आया। अब जैसे क्लोरीन का इसी लिखा था ग्राउंड स्टेट इसी, तो 3s2 3p5 लिखा था। जब ब्रोमीन का लिखेगा तो क्लोरीन के जस्ट नीचे ब्रोमीन है, तो उसमें क्या हो जाएगा 4s2 4p5, 4d वैकेंट रहेगा। समझ रहा मेरी बात, ब्रोमीन के बारे में बोल रहे हैं, तो ब्रोमीन की इसी लिखेगा तो आउटर सेल इसी होगा 4s2 4p5, 4d वैकेंट रहेगा। तो सारा कुछ तो वैसा ही हो गया जैसा क्लोरीन का है। मतलब ब्रोमीन की भी कोवैलेंसी क्या क्या होगी 1, 3, 5 एंड 7। सिमिलरली इसको लिख लेंगे हम लोग थोड़ी देर में। सिमिलरली अगर हम आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन ब्रोमीन के जस्ट नीचे होगा, तो आयोडीन की वैलेंस सेल इसी क्या हो जाएगी, ब्रोमीन की क्या हुई थी 4s2 4p5, आयोडीन की हो गई 5s2 5p5, 5p5, और 5d कैसा हो गया वैकेंट। तो 5s2 5p5 है, तो फिर तो ये इसी के जैसा हो गया। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, तो आयोडीन की भी कोवैलेंसी क्या क्या हो गई 1, 3, 5 एंड 7। तो अब यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन का भी लिख देते हैं, ब्रोमीन की कोवैलेंसी हुई 1, 3, 5, 7। इनको ऐसे अंडरलाइन कर दिया। मतलब ये जो कोवैलेंसीज हैं वो कब हैं एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी 1। अब आयोडीन आओ, तो आयोडीन की भी कोवैलेंसी क्या हो गया 1, 3, 5, 7। तो आप ये कह लो कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन तीनों की कोवैलेंसी ग्राउंड स्टेट में 1 और एक्साइटेड स्टेट में 3 भी, 5 भी और 7 भी। तो तुम्हें पहले स्कूल केमिस्ट्री में याद करते होगे कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनकी कोवैलेंसी 1 होती है, क्योंकि वहां सिर्फ ऑक्टेट रूल को कंसीडर किया जाता था। इसीलिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन सबकी कोवैलेंसी सिर्फ क्या कही जाती थी 1। अब हम लोग जाने सिज्विक रूल, जिसमें सीखे कि ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है प्रोवाइडेड एलिमेंट इज ऑफ थर्ड पीरियड और बिलो। तो वैसे में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की कोवैलेंसी 3, 5, 7 भी होगी, ठीक है। जबकि फ्लोरीन की कोवैलेंसी हमेशा हमेशा क्या रहेगी 1। तो अब देखो कोई भी नाइट्रोजन का तुम देखा, ऑक्सीजन का देखा, फ्लोरीन का देखा। अब कार्बन का पहले बताया ही था कि कार्बन की वैलेंसी 4
और कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, कब करेगा? एक्साइटेड स्टेट में। फिर से देख लो, इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे ये कार्बन है, 2s हुआ, 2p हुआ, 2s2 2p2 था, ये ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन लिख दिए, ग्राउंड स्टेट, तो 2s2 2p2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। अब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये 2 शेयरिंग कर लेता तो 2 शेयरिंग करके कितने में बदलता? 4 में, और 2 बचा हुआ था, लोन पेयर। ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिए, तो 2 2 4 प्लस 2 6, ऑक्टेट पूरा नहीं होता। इसीलिए कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है। अब एक्साइटेड स्टेट में लाओगे तो देखो, डी तो नहीं है इसके पास क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, लेकिन 2p में एक तो खाली है, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लाने पे कार्बन के 2s में मौजूद पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2p में आकर अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो अब ये 2p में अनपेयर्ड हुआ तो यहाँ 2s में 1 बचा, और 2p में देखो 3 हो गया। तो एक्साइटेड स्टेट में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। और इसीलिए कार्बन की जो कोवैलेंसी हुई वो क्या हो गई? 4। और आप बोलते हो कि कार्बन जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा वो किस स्टेट में करेगा? एक्साइटेड स्टेट में, और इसकी कोवैलेंसी हमेशा क्या होगी? 4। अब थोड़ा बोरॉन पे भी चर्चा कर लो, आओ बोरॉन को देख लें। तो यहाँ पे मैंने बोरॉन ले लिया, बोरॉन एटॉमिक नंबर बोरॉन की 5, आउटर सेल इसी की बात करो तो हीलियम 2s2 2p1। तो इसका इसी लिख लो बॉक्स डायग्राम बना के, अब तुम्हें खुद दिखना चाहिए। यह भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट था, 2s में 2 था, 2p में 1 था। अब तुम्हें खुद बताना है, तुम्हें याद नहीं है कि बोरॉन की वैलेंसी क्या होती है, तुम्हें खुद बताना है कि बोरॉन की वैलेंसी क्या होगी। तो सोचो, ग्राउंड स्टेट में इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अगर ये शेयरिंग करेगा तो 1 + 1 2 होगा, और ये 2 बचा हुआ है तो 2 + 2 कितना होगा? 4। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो बोरॉन भी ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्या सीखे? बोरॉन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही कोवैलेंट बॉन्ड बना सकेगा, और वैसे में इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। डन। अब देखो कि इसका 2p खाली भी है और 2s में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कम टू एक्साइटेड स्टेट। तो जब इसको एक्साइटेड स्टेट में लाओगे, इनको हमेशा के लिए, पूरे लाइफ के लिए सीख जाओ। तो एक्साइटेड स्टेट में लाओगे तो 2s से एक कहां चला आया? 2p में, और एक 2p में आया। तो अब देखो, अब इसके पास बैलेंस सेल में कितना हो गया? 3। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया, तो कोवैलेंसी बोरॉन की भी कितनी हो गई? 3। मतलब बोरॉन का एक एटम 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट भी करता है, इसको ऑक्टेट डेफिशिएंट बोलता था। तुम ऐसा सोचोगे कि ये 3 सर बनाएगा तो क्या ऑक्टेट पूरा हुआ? नहीं, तब भी नहीं पूरा हुआ। 3 और 3 6 हुआ। बट ऐसा कंपाउंड बोरॉन बनाता है। क्यों बनाता है? आगे फिर कोई थ्योरी आएगी, उसको आगे पढ़ेंगे। फिलहाल उसका नाम बोलने से भी कुछ समझ नहीं आएगा। तो बोरॉन का कंपाउंड होता है, जैसे BF3 बनाता है, BCl3 बनाता है, बोरॉन ट्राई हैलाइड्स, तो उनमें बोरॉन की वैलेंसी 3 ही होती है। ओके, तो ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया, राइट। अब आओ, देखो, कंपाउंड्स containing
both ionic and covalent bonds. तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें आयोनिक बॉन्ड भी होगा, कोवैलेंट बॉन्ड भी होगा। तो कुछ एग्जांपल से समझाते हैं। ऐसे मान लो हमने लिया NaOH और NaOCl। चलो इनके बारे में जाने। सोडियम दिखा। सोडियम क्या है? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए बोल रहे हैं कि पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती थी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेफ्ट टू राइट घटती थी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जस्ट अपोजिट हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, राइट। तो चूंकि सोडियम क्या है? अल्कली मेटल, ग्रुप 1 का एलिमेंट, मतलब पीरियड में सबसे लेफ्ट साइड में है। तो यूं कह सकते हो कि लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव या मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। ठीक है बच्चों। अब आओ, सोडियम कैसे अपना ऑक्टेट पूरा करता था? अब जब तीनों बॉन्ड पढ़ चुके, आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, तो मालूम हो गया कि सोडियम के वैलेंस सेल में एक ही था, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा करता था। मतलब सोडियम तो आयनिक बॉन्ड बनाता था बाय लूजिंग इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सोडियम, तो सोडियम पे क्या चार्ज होगा? जैसे NaOH है, तो NaOH को क्या लिखोगे? NaOH को कहोगे कि सर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na प्लस बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम लूज किया वही OH एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो क्या बन गया? OH माइनस। तो ये हो गया इनफैक्ट Na प्लस OH माइनस। अब देखो Na प्लस केटायन, OH माइनस एनायन, तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड हुआ? इनके बीच तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा, मतलब इनके बीच आयोनिक बॉन्ड हुआ। ठीक है। अब देखो ये जो OH माइनस है, यहां भी तो O और H के बीच कोई बॉन्ड बना होगा, और O भी नॉन मेटल है, H भी नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल एटम्स के बीच कैसा बॉन्ड बनता? कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड तो दिखा दिया, अब इनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड दिखा दो। तो उसके लिए देखो, ये तुम्हारा O पे माइनस है, ये H है। अब H हमेशा डुप्लेट पूरा करेगा, वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही का ना शेयरिंग करेगा, सिंगल बॉन्ड बना दो इसके साथ, इसका डुप्लेट हो गया। अब कहो कि सर इसका ऑक्टेट हुआ कि नहीं, कैसे समझे? तो देखो ये O माइनस था, पहले भी गिनना सिखाया था, फिर सीख लो अच्छे से। O माइनस मतलब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 7 हो गया। 7 में से एक ही शेयरिंग में यूज किया है, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन के साथ एक कोवैलेंट बॉन्ड बना है, दिखा। तो 7 में से एक शेयरिंग में यूज किया, तो बाकी इसके पास बचा कितना है? 6, 3 लोन पेयर्स। तो यहां 6 दिखा दिए, 6 दिखा दिए। तो ये देखो 3 लोन पेयर्स हो गए, और ये 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 8। तो इसका भी ऑक्टेट हो गया, O माइनस का, और H का डुप्लेट हो गया, और ये Na प्लस है। तो यही इसका लेविस स्ट्रक्चर हो गया। अब तुमको ये दिखने लगा, हाँ तुम चाहो तो इसको बॉक्स में रख सकते हो, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये गेन किया है, तो उस गेन करने वाले इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दिया। डॉट से भी दिखाओगे कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि क्रॉस दें, इसको ऐसे रख दो। तो इसके बीच क्या था? Na प्लस और OH माइनस के बीच आयोनिक बॉन्ड, और O और H के बीच क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये ऐसा कंपाउंड हुआ जिसमें आयोनिक बॉन्ड भी है और कोवैलेंट बॉन्ड भी है। वैसे ही NaOCl है, तो NaOCl को लो, Na प्लस OCl माइनस, OCl माइनस, इनके बीच तो आयोनिक बॉन्ड हो गया, केटायन एनायन। अब है कि OCl माइनस में बॉन्डिंग दिखानी है तुम्हें, लेविस स्ट्रक्चर इसका बनाना है। तो O पे माइनस है, और सराउंडिंग में क्या हो गया तेरा? Cl। अब क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोचो, 7, और सराउंडिंग एटम हमेशा अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, तो 7 था, 8 से 1 कम है क्लोरीन के पास, तो एक शेयर कर लिया, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। 7 में से एक शेयर किया, तो बचा कितना बच्चों? 6।
हो गया। क्लोरीन का ऑक्टेट भी दिखने लगा, 2 2 4 2 6 और 2 से ऐड वाला 8। यहाँ O माइनस अभी तो दिखाया था कि O माइनस को कितना हो गया 7, क्योंकि ऑक्सीजन का अपना 6, एक माइनस मतलब एक गेन किया है। और गेन कहां से किया, वही जो Na एक लूज किया था। तो अब यहाँ 7 था, एक बॉन्ड बना है तो 6 यहाँ भी बचा हुआ है। डॉट से भी दिखा सकते हो, या एक गेन किया है उसको क्रॉस में लिख दे रहा हूं। अब यही दिखा दो Na प्लस OCl माइनस, तो यही तेरा हो गया NaOCl, आयोनिक बॉन्ड और यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड O और Cl के बीच। डन। अब चले आओ, मैंने लिख दिया KCN। अब KCN को हम लोग क्या लिखोगे, पोटेशियम भी सोडियम जैसा ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो K प्लस Cn माइनस। अब इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 8 8 1, बैलेंस सेल में एक था, एक लूज कर दिया, ऑक्टेट कंप्लीट। अब रहा कि Cn माइनस के बीच, C और N दोनों नॉन मेटल्स, तो इनके बीच ये तो है कि नॉन मेटल है तो कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कैसा कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये लिख लेते हैं, पता चल जाएगा। Cn, C पे माइनस है, यही नाइट्रोजन तेरा सराउंडिंग एटम है। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 5, ऑक्टेट से कितना कम 3, तो 5 में से कितने को शेयर करेगा 3। और सीख भी चुके, आज भी सिखाया आज की लेक्चर में भी कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3, और 3 इसीलिए क्योंकि 3 ही अनपेयर्ड था वैलेंस सेल में, और वो 3 शेयर करने से ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो यहाँ 3 शेयर किया, ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना दो। अब नाइट्रोजन पे देखो कि 5 में से शेयर कितना किया है 3, तो 3 शेयर किया तो बचा कितना 2, तो एक लोन पेयर दिखा दो नाइट्रोजन पे, 2 डॉट दिखा दिया, मींस 1 लोन पेयर। अब चले आओ C माइनस है, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, C माइनस है तो 5, सॉरी कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, माइनस है, एक माइनस आया तो 4 और 1 कितने हो गए 5। 5 में से शेयरिंग में कितना यूज कर चुका 3, तो बच कितना गया 2, और चूंकि एक माइनस दिया है तो मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, उसके लिए क्रॉस दिखा दिया, एक डॉट और एक क्रॉस। तो ये दो मतलब ये लोन पेयर प्लस ये 3 बॉन्ड का 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 6 प्लस 2 8, ऑक्टेट पूरा हो गया इसका। तो ये K प्लस हो गया, ये Cn माइनस, इसके बीच आयोनिक बॉन्ड और C और N के बीच कोवेलेंट बॉन्ड। एक एग्जांपल ले लो CaC2, CaC2। अब इसको कोशिश तो तुम्हें खुद करनी चाहिए कि खुद बनाए, खैर नहीं बनाओगे तो मैं बना रहा हूं। कैल्शियम है, वैलेंस सेल इसी देखो, आर्गन 4s2, तो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2 लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो Ca पे क्या चार्ज चला है Ca प्लस 2, और ये 2 था C2 था, मतलब 2 कार्बन थे, तो C2 पे कितना चार्ज आया 2 माइनस। अब Ca प्लस 2 और C2 2 माइनस के बीच आयोनिक बॉन्ड हो गया। अब C2 के बीच सोचना है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के बीच बॉन्ड दिखाना है, ये कार्बन दिखा दिया। माइनस कितना है 2, तो दोनों पे एक एक माइनस दे दिया, दोनों पे एक एक माइनस दे दिया, C माइनस C माइनस। अब C का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, C माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, 5 हो गया। मतलब यहां भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट से कितना कम 3, तो 3 कम है, 3 3 का शेयरिंग कर लिया, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड नहीं। अब ऑक्टेट पूरा, 5 में से 3 शेयरिंग किया तो बच कितना गया बच्चों 2, खैर डॉट ही दे देते हैं, तो 2 डॉट दे दिया। यहां भी कितना बच गया 2, ये लोन पेयर बचा हुआ है। अब दिखने भी लगा तुमको कि 2 और 6 से 8, 2 और 6 से 8, ऑक्टेट इन दोनों का पूरा हो गया। और ये लिख दो Ca2 प्लस, इसके बीच Ca2 प्लस और C2 2 माइनस के बीच यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहाँ आयनिक बॉन्ड हुआ और इनके बीच क्या हुआ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। ओके